हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन जो है वो क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLS एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022-23 या आगे देने का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो ले लो। मेरा आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे को पुलिस ने बिना किसी वारंट के, बिना किसी वजह के उठा के ले गई है, अब आपके पास फंडामेंटल राइट का आपके वॉयलेशन है, तो अब आपके पास क्या रेमेडी है? ऑफ कोर्स आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कौन से रिट आप फाइल करेंगे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLS सेट, एलेट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। इनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे कॉन्टैक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हैं। डेमोज भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। देखो, पहला आर्टिकल जो आया है वो आया है मर्जर टू बेटर मैनेज द इंडियन रेलवेज। क्या है ये पूरा मसला? देखो, मसला ये हुआ है कि अभी ना इंडियन रेलवे ने एक सर्विस क्रिएट करी जिसका नाम है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहले ना इंडियन रेलवे कुछ इन एग्जाम्स के लिए डिफरेंट एग्जाम कराती थी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू लेती थी, और कहीं किसी किसी के अलग एग्जाम्स भी होते थे। अभी ये क्या हुआ ना कि ये सारी जो 8 जॉब्स को मर्ज करके बना दिया गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, और इनको यूपीएससी में डाल दिया गया है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होगा उसी के थ्रू यहां पे भी हायरिंग कर ली जाएगी। अब देखो, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम कहां के आके फंसता है। जैसे कि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करके एक पर्टिकुलर जॉब है इन IRMS। यूपीएससी के अंदर ना इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ बीटेक वाले बंदे बैठ रहे हैं, वहां पे आपको बीए के बंदे ही बैठने को मिलेंगे, बीकॉम के बंदे ही बैठने को मिलेंगे। तो फिर अब ना ये डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा? और अगर उनको आप ये जॉब दे दोगे तो फिर ये काम तो टेक्निकल काम है, तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो ये ना भी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। काफी सारे बच्चे इस फैसले से नाखुश भी थे कि ये जो जॉब को मर्ज कर दिया गया ये गलत किया गया, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी ना कि इसमें से बहुत सारी जॉब जो है ना वो स्पेसिफिक जॉब है जो कुछ पर्टिकुलर जो जिन्होंने पढ़ाई करी है वही कर सकते हैं। बट यूपीएससी में इसको डाल देना, तो देखो यूपीएससी में क्या होता है, कैडर होता है, जैसे IAS, IPS, IRS, IFS। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो अप्लाई करेंगे वो इसके थ्रू चले जाएंगे। तो आप अब ये सोच के चल रहे हो कि भैया कोई बीए का बंदा आके काम संभालेगा जो पर्टिकुलर इंजीनियर कर सकता है, तो ये चीजें गलत हैं। तो इसी की वजह से काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है, और राइटर भी जो है इस आर्टिकल के अंदर इसी पे चिंता जता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एक आर्टिकल है ब्रांडेड अ क्रिमिनल फॉर फॉलोइंग कस्टम। ये बड़ा अच्छा एक आर्टिकल आया है और हमारे जो देश के कुछ लॉज है ना उसके लूपहोल पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा है। देखो हुआ क्या है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर ना काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जैसे कि तोडास, कोटस, इरुलस, पनियास, कटुनक्यास, कुरुम्बास। तो इस तरीके से और भी वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ना ये कस्टम होता है चाइल्ड मैरिज का, और उनके यहाँ पे ये बहुत पहले से चला आ रहा है। सिर्फ तमिलनाडु की बात क्यों करो, देश के और भी जगहों पे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब ये क्या प्रॉब्लम होती है ना, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना अपने मर्जी से इस चीज में करना चाहते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं बचपन में ही, और उनका ट्रेडिशन होता है, वो उनको लगता है कि वो सही है, तो उसके बेसिस पर उनके परिवार वाले उनकी शादी करा देते हैं ट्राइबल कम्युनिटी में। अब जो हमारा देश का कानून है ना, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर 18 से कम की बालिका जो है वो अगर किसी हॉस्पिटल में जाती हैं डिलीवरी कराने के लिए, तो ऐसे में उस हॉस्पिटल वाले को पुलिस को कंप्लेन करनी है, जिससे कि जो लेके आए हुए हैं ना उन्हें, और जो उसका हस्बैंड है उनको अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि 18 से कम शादी एंड प्रेगनेंसी ये सब चीजें अलाउ तो है नहीं। तो अब ये ऐसा ना तमिलनाडु में बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पे ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, मेल जो पर्सन हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। उन्हें पता भी नहीं कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, बट उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है अंडर पॉक्सो। तो ये एक आर्टिकल लिखा गया एक एडवोकेट के द्वारा जो वहीं के हैं, उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं कि करीबन 50 क्रिमिनल केसेस जो हैं वो यहाँ पे फाइल हो चुके हैं, एंड पॉक्सो के अंदर बेल वेल जल्दी मिलती नहीं है, करियर आपका अलग खराब हो जाता है। इसके अलावा देखो, ट्राइबल बहुत एक अच्छा पॉइंट इन्होंने और उठाया है कि जो ट्राइबल वुमेन होती है ना वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं डिलीवरी के लिए। देखो आप जानते हो कि गांवों में पहले हॉस्पिटल का नीड नहीं फील होता था, लोग जो है वो गांवों में ही प्रसव कर लेते थे, बच्चों को डिलीवर करवा देते थे, दाई होती थी, इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। बट फिर उसमें देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वुमेन उसमें इन्वॉल्व है ना उनकी लाइफ बहुत थ्रेटनिंग रहती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तब फिर तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम होती थी। तो अब ये ट्राइबल कम्युनिटी ट्रस्ट कर रही है हमारे मेडिकल सिस्टम पे।
वो जा रहे हैं हॉस्पिटल्स। पर अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे कि हॉस्पिटल वाले जो है वो पुलिस को कंप्लेन करके इनको फंसवा देंगे, तो फिर ये लोग जाना बंद कर देंगे। और जो बात है इनके कस्टम की, वो तो ये फॉलो कर ही रहे हैं, तो उसको रोकने का तरीका ये कि आप एजुकेट करो, समझाओ। लेकिन ये जेल भेजना जो है ना, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो मेल है या फिर जो फीमेल है वो लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं। इवन मेल को भी नहीं पता था कि उसकी भाई बचपन में शादी कर दी गई है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रही है, और उस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल और एक प्रॉपर एक जो लॉ का एक लूपहोल सा हो रहा है ना, वो इन्होंने यहाँ पे रखने की कोशिश करी, जो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने ना एक पॉक्सो का केस जो है अगेंस्ट द टीनेजर फॉर इलोपमेंट कैंसिल कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि भैया ये अपने मर्जी से गए और इस तरीके में पॉक्सो लाने का कोई मतलब नहीं है। इन अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बेल का जो प्रोविजन है ना हमारे देश के अंदर, वो लोगों की मदद करने का है, आप जेल भेजने का नहीं है। मतलब आपको याद होगा एक केस था, सुप्रीम कोर्ट का ही केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही थी अलग अलग देश की कोर्टों से कि आप लोग ना बेल को दिया करिए, बेल देने में हिचकिचाया ना करिए। अभी हमारे देश में क्या है ना, बेल मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और बेल जल्दी मिलती नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है ना कि भाई बंदे को दे देना चाहिए तो बेल दो। जेल भेजना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि जब तक चीजों को संभाल के रखा जा सके, जेल गया हुआ है बेल दे दो, वापस फिर जब सजा होगी तब सजा मिल जाएगी। बेल कब मिलती है? अब तक आपका पूरा केस कोर्ट में चल रहा होता है, जब कन्विक्ट हो जाओगे अब तो हो ही जाओगे ना। तो इस तरीके की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब केसेस के अंदर जो है वो बेल नहीं मिलती है, जिसमें से पॉक्सो एक इंपॉर्टेंट मसला है। SC/ST एक्ट में कोई फंसता है तो ये हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ केरला जो है उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है इंचा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फिल्म पे अगर क्वेश्चन आ जाए कभी, तो ये इंचा जो बनी है ये इसी चीज पे बनी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको मूवी के थ्रू कोशिशें करी जा रही है समझाने की कि क्यों चाइल्ड मैरिज नहीं करानी चाहिए और क्यों 18 से पहले शादी जो कराई जाएगी वो मतलब नुकसानदायी हो सकती है बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी, महिला के हेल्थ के ऊपर भी, जिसने शादी करी है उसके हेल्थ के ऊपर भी। और इस तरीके से इनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये जो जेल भेज के किया जा रहा है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके बाद चलो कुछ न्यूज देख लेते हैं। श्रीलंका अनाउंसेस $51 बिलियन डेट डिफॉल्ट टू कॉम्बैट क्राइसिस। डेट डिफॉल्ट का बेसिकली मतलब क्या है? डेट डिफॉल्ट का बेसिकली मतलब है कि मेरे पे 5 लाख का लोन है, मैंने कहा भैया मैं डिफॉल्टर हो चुका हूं, मैं नहीं पे कर पाऊंगा, तो वही हो गया। श्रीलंका ने कह दिया कि $51 बिलियन का जो हमारे पे डेट था ना, हम दे नहीं पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। इसका रिपरकशन क्या होता है? रिपरकशन ये होता है कि फ्यूचर में कोई इनको उधार देगा नहीं। अब सिंपल सी बात है ना भाई, मैंने 5 लाख रुपए किसी के लिए थे, उसको नहीं दिए, मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया मैं डिफॉल्टर हो गया, कल वो किसी से पैसा मांगने जाऊंगा, कोई मुझे देगा? नहीं देगा। तो यही चीज यहाँ पे हुआ है, श्रीलंका ने डेट डिफॉल्ट घोषित कर दिया है और बोला है कि भैया अब हमसे हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन नियर 7% एज फूड प्राइसेस पिंच। तो इन्फ्लेशन का तो आपको मैंने बहुत बार डिफाइन किया हुआ है क्या होता है। रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है कंपेरेटिवली टू द मार्केट। जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं इसको, है ना, पहले आप वही जो है 1 लीटर तेल 70 रुपए में लेते होंगे, आज 100 में ले रहे हो, जमाने में 40-45 में भी लेते थे। तो यही चीजें हैं भाई, समय के साथ चीजें बढ़ जाती हैं। HAS Doniro 228 टेक्स ऑफ ऑन फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट टू अरुणाचल। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने ये अपना होम मेड इंडिया मेड डोरिनो 228 बनाया है। जर्मन टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे अडॉप्ट करी है इसके अंदर। तो ये जो है इसने पहला अपना कॉमर्शियल फ्लाइट अभी उड़ी है। कहाँ से? तो ईस्टर्न असम टू पासीघाट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये द कॉमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन ईस्टर्न असम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये इन्होंने भाई पहली जो है अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ी है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। अब देखो एक आर्टिकल आया है टेक्स्ट वाले पेज में, द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग इंडियाज प्रेसिडेंट। आज ना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ये वीडियो में चीज निकल के आएगी कि इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपना पूरा फोकस ना आप स्क्रीन पे रखिएगा एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है। डेटा जो है ना थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है डेटा मेरे पास लास्ट ईयर के पड़े थे तो मैंने वो यूज किया है। मे बी कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन 99% चांस है कि डेटा सेम होंगे, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे कुछ होगा नहीं। आप तरीका ध्यान रखिए, जो मेन चीज है, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन दे सकता है? आपको तो ये तो पता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट दे सकते हैं वो है मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हमारे जितने भी इंडिया की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं,
इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट। जैसे राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर साहब नॉमिनेट हैं, तो क्या ये वोट दे सकते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट है, कोई समस्या है? चलिए अब देखो आपके सामने ना मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। महाराष्ट्र के एग्जांपल से लेते हैं कि महाराष्ट्र से किस तरीके से वोटिंग होगी। अभी हम एमएलएस की देख रहे हैं, फिर हम एमपीज की वोटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। देखो महाराष्ट्र का 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो है 50412235। ठीक है, वहां पे टोटल एमएलए हैं 288। बहुत बार एग्जाम्स में ना ये फॉर्मूला भी आ जाता है कि किस तरीके से एमएलए के वोट निकाले जाते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना, पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000। ये जो पूरा आपका एक फॉर्मूला है ना, इससे एक एमएलए का वोट कितना होगा महाराष्ट्र का वो सामने आ जाएगा। सेम गोज विद उत्तर प्रदेश। जो ये ट्राइंगल है ऐसे याद रख लो, यहाँ पे जिस स्टेट का नाम लिखोगे उसकी पॉपुलेशन लिखो, कितने एमएलए हैं, डिवाइड करके 1/1000 कर दो, तो वहां के एक एमएलए का वोट आ जाएगा। तो महाराष्ट्र के एक एमएलए का वोट हो गया 175। टोटल एमएलए हैं 288, 175 इंटू 288, 50400 वोट डलेंगे फ्रॉम महाराष्ट्र। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई सम प्रॉब्लम? जो लास्ट टाइम मैंने देखा था टोटल वैल्यू वोट्स ऑफ सारे एमएलए जितने भारत के स्टेट्स हैं एंड जो पुडुचेरी दिल्ली हैं, उनकी जो वैल्यू थी वो थी 549474। ये लास्ट टाइम जो मैंने देखा था, प्रोबेबली अभी भी यही होगी, बट डेटा ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है। आप क्या पता आज से 3 साल बाद ये वीडियो देखो, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो कुछ और हो। तो उससे आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको मेथड ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो एमएलए के वोटों की वैल्यू होती है ना, वो उत्तर प्रदेश की होती है 208, सिक्किम की सबसे कम होती है 7। ठीक है, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई स्टेट असेंबली जो है वो आउट ऑफ फंक्शन है तो क्या वो वोट दे सकते हैं? जो एमएलए होते हैं उनके वोट काउंट होते हैं? तो जवाब होगा हाँ। राजस्थान में 1967 में ऐसा हुआ था, तब भी वहां पे स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट दिया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये आपको एमएलए का क्लियर हुआ, आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2। इसके बाद देखो हम आ जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के ऊपर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभी हमने एमएलए का देखा, अब हम एमपीज का देखते हैं। देखो एमपीज का फॉर्मूला सिंपल होता है। यहाँ पे देखो मैंने 543 को लिखा है, राज्यसभा में 233 को लिखा है, सीट तो ज्यादा होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, नॉमिनेटेड बंदे जो होते हैं वो आर नॉट अलाउड इन वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट, तो हम उनको बाहर कर रहे हैं। तो जो लोकसभा है देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स जो है वो टोटल आपकी थी 549474। टोटल एमपी देखो, इनको जोड़ दो तो 776 निकलेंगे, इसको डिवाइड कर दो तो आया कितना 708। तो 708 इज इक्वल टू 1 एमपी का वोट। फिर से मैं बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एमएलए के जो वोट थे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा राज्यसभा, जो नॉमिनेटेड हटा के जो इक्वल आएगा वो एक एमपी के वोटों की वैल्यू होगी। ठीक है, अब टोटल आपके कितने हैं? 776 हैं, तो 708 से मल्टीप्लाई कर दो तो 549408 जो है वो टोटल एमपीज के वोटों की वैल्यू हो गई। अब टोटल जोड़ दो, जो एमएलए की वोटिंग थी और एमपीज की टोटल नंबर थे, तो ये जोड़ दोगे तो आपके सामने आया आंकड़ा 10988882 वोट जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए डलने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये वोट्स होते हैं कैसे डलते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इलेक्शन होता है। मान लो हमारे देश के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, क्योंकि अभी आने वाला है ना, इसीलिए न्यूज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स कैसे होता है। देखो मान लो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं कोविंद साहब और सलमान खान, आपकी काजोल एंड माल्या। ठीक है, हाइपोथेटिकल चल रहा है सब। अभी ना यहाँ पे जिसको भी जीतना होगा ना, उसे 50% प्लस वोट्स अपने हाथ में लेने होंगे, जितने टोटल वोट्स होंगे उसके, वो विनर होगा। तो देखिए चलिए पहली बार वोट डला, प्रेफरेंस से वोट डलता है। हर बंदा ना प्रेफरेंस रखता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 लोग खड़े, तो हर बंदे को अपने पर्ची के अंदर प्रेफरेंस लिखना होगा। मेरा पहला प्रेफरेंस है, दूसरा प्रेफरेंस है, तीसरा प्रेफरेंस है, चौथा प्रेफरेंस है। तो भैया चलो वोट डल गया। वोट डला तो मान लो कि सलमान खान को मिले 30%, काजोल को मिले 18%, माल्या को मिले 12%, कोविंद साहब को मिले 40%। अब यहाँ पे अभी भी आंकड़ा किसी ने छुआ नहीं है, तो अब क्या होगा? अब इसमें देखो माल्या बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि माल्या के सबसे कम वोट थे, और जो माल्या के बाहर होने के बाद जिन जिन ने माल्या को वोट दिया होगा उनकी सेकंड प्रेफरेंस जो रही होगी उसको वोट उसके बढ़ जाएंगे। तो मान लो भैया 12% जिन्होंने माल्या को वोट दिया था, उनकी सेकंड प्रेफरेंस में 6% का कहना था सलमान खान,
2 का कहना था ये अपनी काजोल जी, और 4 का कहना था कोविंद साहब। तो भैया फिर वोट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 44 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो अब काजोल जी ऐसे बाहर हो जाएंगी, फिर इनमें जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस जो दी होगी उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो फिर ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और इस तरीके से प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन में जीतते हैं और आते हैं सत्ता में। फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कौन वोट कर सकता है? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कि एक स्टेट का देख लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन अपॉन एमएलए इंटू 1000, एक की वैल्यू आएगी, टोटल एमएलए को इससे मल्टीप्लाई कर दो, उस स्टेट के वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एमपीज का कैसे होगा? सारे जितने भी एमएलएज हैं उनके वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, एक का वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई बाय टोटल एमपीज, टोटल का वैल्यू आ गया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कैसे होता है? आपको प्रेफरेंसेस करनी होती हैं, जो सबसे कम होता है वो धीरे धीरे बाहर होता जाता है, और फिर उसके वोट्स जो उसका सेकंड प्रेफरेंस उसमें होता है वो उसको बढ़ जाते हैं। 50% प्लस जिसका होगा वो विनर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इलेक्ट होते हैं हमारे देश के। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, 10 सिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन श्रीलंका कैपिटल। तो देखिए जनता जो है प्रोटेस्ट करने के ऊपर बिल्कुल उतारू है श्रीलंका में। वो सिंपल एक बात कह रही है कि प्रेसिडेंट गोटाबाय, वी विल नॉट गो होम अनलेस यूड गो। तो भैया वो चाह रहे हैं कि आप हट जाइए, जो कि एज ए मतलब प्रॉपर इंसान जो है ना, ये मन भी इनका कैसे गवारा कर रहा है कि रुके हुए हैं, आपकी वजह से देश इस हालत में पहुंच गया है, आप हटिए एंड लेट अदर्स डू द जॉब। तो ये इनको करना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। हमने एक आर्टिकल देखा 10 सिटी रेजिस्टेंस इन श्रीलंका कैपिटल, हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझा। एक आर्टिकल आया है कार्डलेस कैश विड्रॉल्स एट एटीएम। तो अभी आरबीआई ने जो है ना वो यूपीआई के थ्रू एटीएम से पैसा निकालना अलाउ कर दिया है। जैसे कि आप किसी एटीएम में जाओगे तो वहां पे आपको यूपीआई का पिन डालते हुए, यूपीआई का ओटीपी बताते हुए पैसा निकाल लोगे, आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी अभी शुरू करी गई है। लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है, कितना नुकसानदायी होता है। पर हाँ, इससे फ्रॉड रुकेंगे। फ्रॉड कैसे रुकेंगे? जो हम लोग कार्ड यूज करते हैं ना, बहुत बार एटीएम मशीन के अंदर चिप लगा देते हैं हैकर्स, तो वो आपकी पूरी कार्ड की डिटेल ले लेते हैं, फिर उससे कॉपी वॉपी करके चोरी चपाटी करते हैं। तो वो यहाँ पे रुक जाएगा जब कार्डलेस ट्रांजेक्शन होगा। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पे हो रही है। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कोई भी आपके डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।